नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम पिछले वाले वीडियोस में ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के पड़ाव पे आगे बढ़ने के साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 10 से लेके, क्योंकि हम अपना सेक्शन 9 तक का लगभग सारा प्रोविज़न कवर कर चुके हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सेक्शन 9 तक कंप्लीट हम ऐसा मानकर चलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10 से लेके 15 तक। 10 से लेके 15 तक, क्योंकि आपको एकदम से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनने या फिर एकदम इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नहीं बनने। इसमें से कुछ जो क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड बनने हैं उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। आप नोट डाउन करते जाइए, या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जो भी ये पूरा जो मेरा PDF है ये दिखता जाएगा, क्योंकि मैंने कलरफुल तरीके से हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ऐसे आप अपनी जो भी आपकी PDF है या आपका बेरेक्ट है उसमें आप मार्क कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 15 तक की चीज़ों को कवर करेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि माइनर्स एग्रीमेंट का है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो काफ़ी अलग सा, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको अलग कवर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिए गए इस टॉपिक को, इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 है वो बात करता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। तो इसमें सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 10 सबसे पहले चीज़ ये बताता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसको पढ़ने से पूर्व आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 2 के सब क्लॉज H में दी गई थी, जो ये कहता था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, यानी कि सभी एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बस शर्त मात्र इतनी है कि वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जाने के लायक हो, उनको फोर्स में लाए जाने के लायक, उसमें जितने भी एग्रीमेंट्स जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो ज़रूरी हैं। यानी कि हर वो एग्रीमेंट जो कि उन अहर्ताओं को पूरा करता है जो कि एनफोर्स होने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब अगला यक्ष प्रश्न आता है उन अहर्ताओं के बारे में कि क्या क्या अहर्ताएं बताई गई हैं जो एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बना देता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 सिंपली ये बताता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सभी एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट हैं कि अगर जो एक कॉम्पिटेंट पार्टी के फ्री कंसेंट से हो, उनकी स्वतंत्र सहमति से होनी चाहिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वैध जो प्रतिफल है, लॉफुल कंसिडरेशन है उसके साथ, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, एक वैध उद्देश्य के साथ होना चाहिए। एंड आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, यानी कि इस एक्ट में दिए गए प्रोविज़न के अनुसार कहीं भी इनको अवैध या अविधिक घोषित न किया गया हो। ये टोटली मिलाकर कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करता है जो आगे चलकर एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट बनते हैं, जिनके बारे में हम अपने अगले आने वाले वीडियो में एक एक पॉइंट करके इनको टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। जैसे इसमें एग्रीमेंट क्या बनता है, सबसे पहला जो इनका एक एलिमेंट बनता है वो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का बनता है, यानी कि पार्टीज जो भी हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो फ्री कंसेंट से, स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सहमति स्वतंत्र नहीं है, ऐसे ही हो गया, तो सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरी चीज़, इसमें जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। ये इसका तीसरा एलिमेंट है, तीसरा अहर्ताएँ हैं। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि इसको एक्सप्रेस वे में कहीं भी वाइड घोषित ना किया गया हो। ऐसा ना हो कि भाई ये किसी अवैध चीज़ के बारे में है जिसको कानून मना करता है, फिर भी किसी ने कर लिया। किसी के घर में डाका डालने की, चोरी करने की, हत्या की, या किसी अन्य अवैध काम को, अपराध को करने का जो एक एग्रीमेंट होता है वो लॉ के द्वारा वॉइड घोषित किया गया है, इनको प्रोहिबिट किया गया है, निषिद्ध किया गया है। तो ये यहाँ पर इस टाइप का अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो एग्रीमेंट जो है वैध नहीं माना जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट घोषित नहीं करा जा सकता। अगला जो है सेक्शन 11, वो बात करता है
हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंसी, जैसे कि सेक्शन 10 में बताया गया ना, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली अहर्ता बताई गई है कि पार्टीज जो है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए, और कम्पिटेंसी के बारे में बताया गया सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 बात करता है कि एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन मतलब कि हर वो व्यक्ति कम्पिटेंट पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिसको कि जिस लॉ के अधीन है, जिस विधि के अधीन है, जिस राष्ट्र में वो रह रहा है उस राष्ट्र का लॉ लगेगा, तो उस राष्ट्र के लॉ के अनुसार उसको मेजर माना गया, उसको वयस्क माना गया हो। भारत में वयस्कता का जो लॉ है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है एंड हु इज साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड के बारे में बताया गया सेक्शन 12 में। और तीसरा पॉइंट बताया गया है कि उससे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पॉइंट्स हैं वो यही बताया गया कि भैया इसमें जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, एलियन इनेमीज़ हैं और कुछ और पर्सन्स हैं जिनको जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। जैसे एक अपराधी है, कन्विक्ट है, उसको भी किया गया है। कुछ केसेस में एक मैरिड वाइफ को भी यहाँ पे कम्पिटेंट नहीं माना गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार पति और पत्नी को एक माना जाता है, तो यहाँ पर वाइफ एक सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती। ऐसे ऐसे करके ये सारे पॉइंट बताए गए हैं। फॉरेन एम्बेसडर को इसलिए बताया गया कि भाई इन्होंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनको तो कोई वीज़ा वूजा चाहिए नहीं होता, उनके पास प्लेन होता, उनके पास व्यवस्था होती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी चीज़ को लेकर, किसी पैसे की उधारी को लेकर, और यहाँ इनका फ़ायदा हो गया, ये फुर्र होकर अपने राष्ट्र पहुँच गए। अब यहाँ वाला पार्टी तो भाई घाटे में चला जाएगा, तो इनको घाटे से बचाने के लिए इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि ये भारत में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मेजर के पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन लोग मेजर माने गए हैं। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन के अनुसार हर वो व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की आयु को अपना पूरा कर लेता है वो भारत में मेजर हो जाता है, वयस्क हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए भाई, ये तो हुआ एक समझिए नेचुरल पर्सन के बारे में कि जिनके मम्मी पापा दोनों लोग हैं वो मेजर हो जाएंगे 18 साल की अवस्था में। लेकिन वो लोग जिनके लिए कोर्ट ने गार्जियन को, अभिभावक को नियुक्त किया है, तो उनकी मेजॉरिटी की जो एज मानी गई है वो 21 ईयर्स, 21 साल की अवस्था बताई गई है। सेक्शन 12 बात करता है उसी चीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं साउंड माइंड के बारे में, कि कौन से व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए साउंड माइंड माने गए हैं। तो साउंड माइंड के बारे में बताया गया है, अ पर्सन इज सेट टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पज में साउंड माइंड माना गया है, हर वो व्यक्ति माना गया है, लेकिन केवल कॉन्ट्रैक्ट करने की उद्देश्य से, केवल कॉन्ट्रैक्ट करने की अवस्था तक। एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी कि उस समय जबकि वो उसको बना रहा होता है, मतलब वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना पास्ट में और ना फ्यूचर में। ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट and of forming a rational judgment as to its effect from his interest। दो चीज़ें हैं, हर एक व्यक्ति को साउंड माइंड मान लिया जाएगा और वो केवल दो अहर्ताओं को, दो चीज़ों को, दो पॉइंट्स को फिलफिल कर रहा है। जहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि वो समझ पा रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या चीज़ें दी गई हैं, उसको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल या क्या ऑब्जेक्ट है, कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें वो समझ पा रहा हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अपने इंटरेस्ट पे, अपने हित पर उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, इसका अगर वो निर्णय कर सकता है तो हर उस व्यक्ति को जो कि इन दो अहर्ताओं को पूरा करता है उसको साउंड माइंड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप दोनों में से अगर किसी एक चीज़ को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पूरी बात को समझ जाएंगे। जैसे कि अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि ज़्यादातर टाइम तो अनसाउंड माइंड रहता है, मतलब वो सेन अवस्था में नहीं रहता, इनसेन अवस्था में रहता है, लेकिन किसी समय में दिन के 24 घंटे में से 4-5 घंटा वो साउंड माइंड रहता है, स्वस्थ अवस्था में रहता है। तो जबकि वो स्वस्थ अवस्था में रहता है, अगर उस टाइम पे उस 4 घंटे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है माना जाएगा। और अगर अनसाउंडनेस की अवस्था में कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, यही बताया गया है इसमें। ठीक है, सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट के बारे में। कंसेंट डिफाइंड
टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको आप एक लीगल जो लैटिन मैक्सिम है उससे समझ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कंसेंसस एड इडम, यानी कि किसी सेम थिंग पर सेम माइंड सेम पर्सन का होना। तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, यानी पार्टीज भी सेम होनी चाहिए, उनका माइंड भी सेम होना चाहिए और सेम सेंस होना चाहिए। वो क्या चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनकी सेम थिंग और सेम सेंस को दिखाता है। सेक्शन 13 का इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बस ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, तो ये पूछा जाता है कि कंसेंट कहाँ डिफाइन किया गया है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के मारे वो कंसेंट को ले जाके 14 में लगा देते हैं, सेक्शन 14 में डिफाइन करा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया और सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आप सेक्शन 14 में टिक कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर मात्र कंसेंट को पूछा गया है तो आपको सेक्शन 13 को ही बताना चाहिए। ठीक है, अगला आता है सेक्शन 14 जो कि फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। फ्री कंसेंट आप ऐसे समझिए कि कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, सबसे पहला टर्म है कोर्सियन जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 16 में, फ्रॉड जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 18 में, और मिस्टेक जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 20, 21 और 22 में। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 5 पॉइंट्स दिए गए, 5 पॉइंट्स को याद रखना एक बड़ी बात होती है। तो जैसा कि हमारे कनिष्क सर कहते हैं, उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक के अनुसार अगर आप इसके पहले पहले अक्षर को ला के मिला देते हैं, जो इसका पहला अक्षर है, जैसे कि एक मिनट, हाँ, तो अगर आप इन सभी चीज़ों के पहले पहले अक्षर को मिला दें, जैसे यहाँ का C, यहाँ का U, यहाँ का F, यहाँ का M और यहाँ का भी M, तो ये जो शब्द बन जाता है वो बन जाता है कफम। कफम को आप ऐसे सांकेतिक अवस्था में समझने के लिए लगा सकते हैं कफन, यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें, ये CUFMM यानी कि कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक या कफन का कोई भी इंग्रेडिएंट पाया जाता है, तो उस एग्रीमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कफन लग जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने तरीके से आप कोई शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं या बना सकते हैं। अगर आप कुछ बढ़िया बना रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये कनिष्क सर ने बताया था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। तो ये सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में, स्वतंत्र सहमति के बारे में, कौन कौन सी सहमति स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। तो अगर हर एक सहमति, हर एक सम्मति, हर एक कंसेंट जो इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं है, वो सम्मति जो है, वो सहमति वो फ्री मानी जाती है। और इसके बाद कोर्सियन वगैरह आता है, तो कोर्सियन वगैरह के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है आपको, इसलिए क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये केवल फैक्ट बेस है। इसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है, या छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बस यही पूछी जाएंगी। बाकी आपको इस पर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। बाकी अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सेक्शन 12 में मेजर के बारे में बात करी, तो मेजर से ही रिलेटेड आ जाता है माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में कि अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर देता है तो क्या अवस्था, क्या चीज़ें, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम हो सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट और अमेंडमेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।